क्योंकि मैथ्स में हमारे साथ क्या दिक्कत होती है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है। आर डी शर्मा बोलता है, कोई आर एस अग्रवाल बोल रहा है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या है ना, मतलब एनसीईआरटी में ना आपने कभी ये देखा होगा कि उसमें ना कभी फॉर्मूला बताया नहीं गया। मैंने जब 10th का मैथ्स करा था ना, तो मेरे साथ ये दिक्कत होती थी कि यार बहुत बच्चे ना क्लास में वो करते थे, भाई सर मेरा हो गया। मैथ्स टीचर बोलते थे इम्प्रेस करने के लिए टीचर को, सर उनका 10-10 सेकंड 20-20 30-30 सेकंड में उनका सॉल्व हो जाता था सम। और मेरे से ये होता था कि यार ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ कैसे लगेगा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे हाईएस्ट आए थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का रोड मैप। और जिनको नहीं पता, मेरे क्लास 10 के मैथमेटिक्स में 95 आए थे आउट ऑफ 100 इन सीबीएसई, है ना, मैथमेटिक्स। और ये मैंने कैसे अचीव किए, क्योंकि मैथ्स में हमारे साथ क्या दिक्कत होती है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है। आर डी शर्मा बोलता है, कोई आर एस अग्रवाल बोल रहा है ना। साथ में थ्योरम्स इतने हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी। और ये जो मेरे 5 मार्क्स बोर्ड में कटे भी थे, दैट वाज फॉर गुड हैंड राइटिंग, है ना। ऐसी मस्ती कर रहा हूँ, बट यार मैं चाहता हूँ आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, और जो भी बात मैं इस वीडियो में बोलूँगा अपने दिल से बोलूँगा। तो इस बात को फॉलो करना है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि भाई 90 प्लस आपके मार्क्स आएंगे। मेरे खुद के 95 आए थे, तो एक बार मेरे पे भरोसा करके देखिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चीज़ ही मैंने लिखी है कि यार एनसीईआरटी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, स्टेप 1 हमारा यही रहना चाहिए। क्योंकि यार एनसीईआरटी ना बहुत ही विचित्र सी बुक है, मैं ये बोलना चाहूँगा। उसमें जो एक्सरसाइज है, फिर जो एग्जाम्पल्स वगैरह लिए जाते हैं, वो ना आउट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैंने जो भी बोर्ड्स के पेपर दिए ना, उसमें लगभग 65 to 70% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आता है। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्या है ना, मतलब एनसीईआरटी में ना आपने कभी ये देखा होगा कि उसमें ना कभी फॉर्मूला बताया नहीं गया। उसमें जब मैं पढ़ता था ना, ये चैप्टर है, फॉर्मूला तो आपको पता होगा, बस बैठो सॉल्व करो, ऐसे टाइप का बुक है, इसलिए वो बहुत छोटा सा है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यार आर एस अग्रवाल वगैरह, मैं पर्सनली आर एस अग्रवाल वगैरह सॉल्व करता था। बहुत बच्चे आर डी शर्मा की तरफ भी जाते हैं, लेकिन यार आर डी शर्मा में ये दिक्कत है ना कि यार वो बहुत ज़्यादा बल्कि बुक है और कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाती है। आर एस अग्रवाल टू द पॉइंट, उसमें जो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइजेज होते हैं उसमें आप देखोगे जहाँ क्वेश्चन करने का है। तो एनसीईआरटी की अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप पहले फॉर्मूला शीट कहीं से जुगाड़ कर लो। मैं पर्सनली क्या करता था, एनसीईआरटी भी खोल के बैठा था, आर एस अग्रवाल भी साइड में खोल के बैठा था, और एक लंबी सी नोटबुक। आर एस अग्रवाल में फॉर्मूला मैं देख लेता था, और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज वगैरह उसमें मैं देखता था कि कैसे अप्लाई किया गया था। और मैंने कभी भी मतलब ऐसा नहीं करा, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, मैं वो बुक जो आर एस अग्रवाल जिसे फॉर्मूला वगैरह कुछ थे वो मैं बंद करके करता था। क्योंकि यार मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जिसको आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद आएगा। मैंने जब 10th का मैथ्स करा था ना, तो मेरे साथ ये दिक्कत होती थी कि यार बहुत बच्चे ना क्लास में वो करते थे, भाई सर मेरा हो गया। मैथ्स टीचर बोलते थे इम्प्रेस करने के लिए टीचर को, सर उनका 10-10 सेकंड 20-20 30-30 सेकंड में उनका सॉल्व हो जाता था सम, ज्योमेट्री का हो गया या कुछ। और मेरे से ये होता था कि यार ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ कैसे लगेगा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे को चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे हाईएस्ट आए थे क्लास 10 के मैथमेटिक्स में। मैं कभी हाथ वगैरह खड़ा नहीं करता था 10th में, मगर यार लास्ट के जब टाइम था, जब मतलब प्री बोर्ड वगैरह होता है ना, उसमें मैं सबसे पहले मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीट कर लिया, और मतलब टीचर को भी इम्प्रेस कर गया, है ना, लास्ट में। और यार रिजल्ट तो आपके सामने ही है। और उसके बाद जो सबसे ऐसी चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है, दैट इज थ्योरी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी के, आर एस अग्रवाल के नहीं। बहुत बच्चे ना इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि भाई एग्जाम्पल बाद में करूंगा, या एग्जाम्पल छोड़ के डायरेक्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। तो यार मेरे जो बोर्ड में मैंने बोला ना 70% ऑफ द क्वेश्चन इससे आते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थे। मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी अगर इंडिया में ऐसा टीचर है ना जो आपको बोलता है कि भाई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं आता, तो वो आपको भाई बेवकूफ बना रहा है। इससे भाई मेरे बोर्ड में आए थे, सेम एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, न्यूमेरिकल के साथ आपके बोर्ड में मिलेंगे। तो एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है। और जब भी आप क्वेश्चन करो ना, तो आप फोकस करो वाई पे। ऐसा नहीं कि भाई ये क्वेश्चन हो गया। बहुत बच्चों की ये गंदी आदत है ना कि वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, वो टीचर का सॉल्यूशन आने का वेट करते हैं, जो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा यार कि मैथ्स एक ऐसी चीज है ना, जो आपका बोर्ड एग्जाम जब आएगा ना, आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा सॉल्व करने को, और खुद ही से अप्रोच बिल्ड करनी पड़ेगी। तब आप उस प्रेशर में जब रहोगे, क्योंकि बोर्ड तो आपको देना ही देना है कैसे भी हो जाए। तो अभी से स्टार्ट स्लो करो, मगर लास्ट में मैं बड़ा भाई आपका बोल रहा है कि भाई आप कैचअप कर लोगे। मेरे बातों पे बस एक बार भरोसा करके देखना। और यार उसके बाद चलते हैं।
उसके बाद यार एनसीईआरटी में मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। बोर्ड्स वगैरह हो गया या आपने जो क्लास टेस्ट में देखा होगा ना, टीचर जो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, आपको अगर मतलब उसको फेल करना है तो वो मिसलेनियस से क्वेश्चन देता है। तो मिसलेनियस क्वेश्चन से जो है ना, वो आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग होती है। वो नॉट नेसेसरी अगर एग्जाम में नहीं भी आए ना, आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट वो रिवाइज करवा के दे सकता है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज को आप अच्छे से करना और ये ट्राई करना कि आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को करो। बहुत बच्चे ये करते हैं कि भाई एक टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, ये तो कर लिया, दूसरा वाला स्किप कर लेता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में आ जाऊंगा। तो ऐसा मत करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन स्पीड में दिक्कत नहीं होगी। बहुत बच्चों के साथ ये होती है, इसलिए मैंने आपको बोला। मेरे साथ 10th में खुद होती थी, इसलिए मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है, कैलकुलेशन स्पीड वगैरह नहीं होती थी। और एक चीज़ जो मैं अपने बोर्ड एग्जाम में करता था कि भाई मैं मार्क करता था क्वेश्चंस को, इससे मेरे को फ्यूचर में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसके बाद बढ़ते हैं कि यार मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह हम देख लेंगे, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आप कोई रेफरेंस बुक खरीद लो। मेरे पास पर्टिकुलरली मैं मतलब ऑनलाइन वेबसाइट से ही देख लेता था, पीडीएफ डाउनलोड करके। और उसके बाद जो टॉपर्स का आंसर शीट है ना, उसमें मैं देखता था कि उसने कैसे करा है, क्योंकि यार मैथ्स में ना बहुत सारा स्टेप मार्किंग भी होता है। टॉपर्स का आंसर शीट देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे। मैंने पर्सनली बोर्ड में हर एक पेपर के पहले रिकमेंड करा है आप लोगों को कि आप वो देखना, और मिड टर्म के पहले भी आपको ध्यान से देखे जाना, ताकि आपको पता चले ना टॉपर कैसे लिख रहा है, उसको ज़्यादा मार्क्स कैसे मिल रहे हैं, है ना। और इससे आपकी एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन जो होती है ना, तो वो अच्छी होगी, जो टॉपर के आंसर शीट वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं। एक और जो सबसे मेजर दिक्कत होती है बच्चों को, मैंने एड्रेस किया, फॉर्मूला और थ्योरम रिवीजन में। देखो मैथ्स में सबसे बड़ी दिक्कत एक्सरसाइजेस की नहीं होती, वो होती है भाई थ्योरम बहुत सारे होते हैं। हर क्वेश्चन के थ्योरम है भैया, कौन सा थ्योरम भैया बोल दे कि प्रूफ करो, टू प्रूफ कर दो, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप थ्योरम कभी बोर्ड के 1 महीने पहले कर ही नहीं सकते। थ्योरम करने के पहले मैंने क्या करा था, डेडिकेटेड एक नोटबुक बनाओ जिसमें बस थ्योरम प्रैक्टिस कर रहे हो, और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हर साल 12 मार्क्स, माइंड यू 12 मार्क्स आते हैं थ्योरम से, है ना। बोर्ड में, सीबीएसई के बोर्ड में 12 मार्क्स आते हैं थ्योरम से। तो यार कभी भी थ्योरम को छोड़ के मत जाना। थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैथमेटिक्स, है ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब ऐसे भैया पढ़ना कैसे है, फॉर्मूला कैसे रटना है, तो फॉर्मूला रटने का सबसे जो मैं इजीएस्ट तरीका आपको बोलूंगा कि यार कोई नेमोनिक्स वगैरह होती है ना, उसको कर लो। जैसे कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्री के मेरे को आज भी याद है, पंडित हरिप्रसाद हर हर बुद्धे, ऐसा टाइप का। हाँ, ऑल साइन टैन कॉस का भी एक था, है ना। तो ऐसे निमोनिक्स करके बहुत याद होता है, स्पेशली ट्रिगो में बहुत हेल्प करता है। और ट्रिगो आपके आगे भी रहेगी जब आप क्लास 12 में जाते हो ना, जेई वगैरह, तब भाई इसका बहुत आपको बड़ा वर्जन मिलेगा। तो यहाँ से बेस स्ट्रॉन्ग करके जाना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट वगैरह कैसे करें। मैथमेटिक्स करने में ही पूरा टाइम चला जाता है, साइंस और एसएसटी या बाकी हिंदी इंग्लिश को टाइम नहीं मिलता। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली पेपर्स दिया करो। मॉक टेस्ट हो गया, सैम्पल पेपर हो गया या गेस्ट पेपर हो गया, एक खुद से अटेम्प्ट करो। अगर नहीं बनाना कोई बात नहीं, क्योंकि यार ये आपका ऑफिशियल बोर्ड पेपर नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर भी हेल्प होगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, और इस पे आपको ध्यान देना है। ये जो सारे चैप्टर मैंने लिखे हैं, ये मैंने खुद से हाथ से लिखे, हैंड रिटन है मेरे, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस हो गया, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर मैं आप बताता हूँ हर एक चैप्टर को कैसे अच्छे से प्रॉपर्ली। मेरे इन सब में फुल मार्क्स है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, किस तरीके से। क्योंकि यार ज्योमेट्री पढ़ने का तरीका और एपीजीपी मतलब अगर आप पढ़ते हो उसको अलग तरीके से पढ़ना है। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार हट रहा हूँ, है ना। एक सेकंड, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ। तो यार सबसे पहला जो चैप्टर है, इसके लिए एक अलग नोटबुक बनाना, जो मैं करता था फॉर्मूलाज के लिए। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। आज आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन बाद में जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा ना, तभी आप बोलोगे कि रोहित भाई आपने सही बोला था। उसके बाद क्वाड्रेटिक में एक श्रीधाराचार्य फॉर्मूला होता है, इसको आप देख लेना। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना, वो रूट में होती है। कभी कभी भाई प्लस माइनस क्या था, मतलब कोई बच्चा प्लस लिखता है माइनस नहीं लिखता, तो उसके हाफ मार्क्स चले जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स वगैरह अवॉइड करना क्वाड्रेटिक में। और एपी के वर्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्ट प्रॉब्लम आपको बोर्ड में नहीं मिलते, वर्ड प्रॉब्लम कि भाई इसमें कॉमन डिफरेंस इतना है, ये टर्म ऐसा हो गया, वो बोलता नहीं है। मतलब वो आपको ऐसे बोलेगा कि स्टेटमेंट फॉर्म करके देगा, उससे आपको एपीजेपी इंश्योर करना। फिर कभी कभी एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आता है। मेरे बोर्ड में एक एप्लीकेशन में क्वेश्चन आया था, जिसको यार मेरे स्कूल के सभी बच्चों ने गलत किया था। तो आप एक बार इसको आर एस अग्रवाल से रेफर करना। लास्टली सर्कल्स
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा थ्योरम पूछे जाते हैं। तो दिस इज थ्योरम फ्रेंडली चैप्टर, मैं इसको ये बोलूँगा। और इसमें बहुत थ्योरम है, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि इसमें आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ना, वो होता है कि भाई टू प्रूफ। हमेशा जब भी आपको कोऑर्डिनेट या सर्कल दिखेगा ना, तो उसे ये क्वेश्चन आएगा कि टू प्रूफ वाले क्वेश्चन क्या है ना। ये वाली चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, ये वाला पोर्शन में आपको बहुत हेल्प होगा। और लास्टली यार, सबसे ज़्यादा इग्नोर करा हुआ चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसको आपको पढ़ना है मीन मीडियन मोड। इसमें बस 3 फॉर्मूला है, लेकिन यार बहुत बच्चे स्किप कर देते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, लेकिन लास्ट के लिए अगर आप छोड़ के रखोगे आपका कभी नहीं होगा। मैं बोलूँगा इसको अच्छे से प्रायोरिटी देना, इससे 8 मार्क्स आते हैं बोर्ड में, है ना। अगर आप थ्योरम और ये करोगे ना, इससे 20 मार्क्स तो ईजिली आ जाएंगे। आप आधे घंटे में ये तीनों कर सकते हो यार। इसलिए ये वाला जो मैंने आपको दिया था लिस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। इससे अकेले मतलब बोर्ड में लगभग 80% सिलेबस, 80% वेटेज यही है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, बाकी अपने इस भाई पे भरोसा रखो। और इस वीडियो के लिए आप सभी को थैंक यू।